आज का वीडियो हमारा इसलिए खास होने वाला है कि हम इस वीडियो में आपको कई सवालों के जवाब यहाँ देंगे। पहला सवाल, जैसा कि लोग बहुत से अभी जानते नहीं हैं कि सलीम और शबनम की ऐसी क्या दिक्कत थी कि उनको इस तरीके से हत्याकांड के अंजाम तक पहुंचना पड़ा। उसके बाद सलीम और शबनम को फांसी होगी भी या नहीं होगी या कब होगी, ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसके बाद सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में यह चल रहा है कि शबनम पहली महिला है देश को आज़ाद होने के बाद कि उनको फांसी दी जाएगी। तो क्या यह सही है कि वह पहली महिला हैं जिनको कि देश आज़ाद होने के बाद फांसी दी जाएगी, ये भी हम आपको बताएंगे कि वह पहली महिला है या दूसरी महिला है, और पहली महिला अगर नहीं है तो दूसरी महिला किस तरीके से है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना मैं आपको बताऊंगा, ईरान की दिल दहलाने वाली घटना। तो उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कि अब तक के राष्ट्रपतियों के पास कितनी दया याचिका आई, किनके पास, और उन्होंने कितनी दया याचिकाओं को निरस्त किया और कितनी दया याचिकाओं में फांसी को आजीवन कारावास में तब्दील किया। तो शुरुआत करते हैं हम एक ईरान की दिल दहलाने वाली घटना से जो अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। मामला क्या था कि ईरान में एक महिला है ज़हरा इस्माइली, इनके 2 बच्चे थे और पति इनके साथ मारपीट करता था, बड़ी परेशान थी और परेशान होकर के इन्होंने उसका मर्डर कर दिया। इनका मानना था कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में ये काम किया, परंतु ईरान में बहुत ही सख्त कानून है मर्डर और अन्य अपराधों को लेकर के। इनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद कानूनी प्रक्रिया हुई। कानूनी प्रक्रिया होने के बाद इनको फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी गई। जिस दिन इनको फांसी होनी थी, मैं आपको बता दूं कि उस दिन 16 अन्य लोगों को भी फांसी होनी थी, यानी कि कुल 17 लोगों को फांसी होनी थी, जिसमें से 16 पुरुष थे और केवल एकमात्र ये महिला थी जिनको के एक साथ में उस दिन फांसी होनी थी। सभी 17 लोगों को एक जगह पर एकत्र किया गया जहां पर फांसी को अंजाम दिया जाना था। सबसे पहला व्यक्ति जिसको फांसी दी जानी थी उसको फांसी के जगह तक लाया गया। अब पहला वो शख्स जिसको फांसी दी जानी थी वो या तो आप उसको खुशनसीब समझ लीजिए या बदनसीब समझ लीजिए कि वह अन्य जो 16 थे उनकी फांसी को नहीं देख सका। तो पहले शख्स को बुलाया गया जिसको फांसी होनी थी और उसको फांसी के प्रोसेस से उसको लटका दिया गया और उसको फांसी दे दी गई। इस तरीके से फिर दूसरे का नंबर आया। ये जो ज़हरा इस्माइली महिला थी, जिनको एकमात्र महिला थी जिनको फांसी दी जानी थी उस दिन, इनको सबसे लास्ट में था इनका नंबर। तो ये देख रही थी, वहाँ लाइव देख रही थी कि किस तरीके से मौत इनके लगातार पास में आती जा रही है। पहले शख्स को लाया गया, उसको लटका दिया गया, दूसरे शख्स को लाया गया, उसको भी लटका दिया गया। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ी और ये संख्या जैसे ही 7 लोग पर पहुंची तो उस महिला का दिल कांपने लगा, घबराहट बढ़ने लगी अपनी मौत को नज़दीक आते देखते हुए, और अचानक वह महिला बेसुध होकर गिर पड़ी। वहाँ पर डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने चेकअप किया और चेकअप के बाद ये निर्णय निकला कि महिला की हार्ट अटैक से और मौत के डर से डेथ हो गई। इतने में ही काफ़ी नहीं था, इसके बाद ही ईरान का जो अमानवीय चेहरा है, वहाँ के कानून का अमानवीय चेहरा, वो आपके सामने आएगा। आप भी रो देंगे कि उस महिला की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जब 16 लोगों को फांसी हो गई थी तब तक उसका डेड बॉडी वहीं पे पड़ी हुई थी। 17वां नंबर उसी महिला का था जिसकी डेथ हो चुकी थी और हार्ट अटैक से और डर से हो चुकी थी, फांसी के डर से।
कानून है ईरान में, एक मैं आपको बता दूं कि जो मारा जाता है, जिस पर आरोप लगते हैं, जिसने मारा होता है, जो मारा जाता है, तो उसके ही परिवार के व्यक्ति को ये मौका दिया जाता है कि जब फांसी लगाई जाती है जिस व्यक्ति को, जिस पर आरोप है, तो मौका दिया जाता है कि लटकाने के बाद उस पे जो स्टूल है जिस पे वो खड़ा हुआ है, उसको उसी के परिवार में से कोई व्यक्ति लात मारता है ताकि वो स्टूल वहाँ से सरक जाए और उस बंदे को फांसी लग जाए और वो लटक जाए। अब देखिए आप ईरान का अमानवीय चेहरा कि उस महिला की डेथ हो चुकी थी हार्ट अटैक से, उसके बाद भी वो अपने कानून पे इतने पक्के रहे कि वह नहीं माने और 17वां नंबर जैसे ही महिला का आया, उसको बाकायदा जैसे एक जिंदे व्यक्ति को लटकाया जाता है, फंदा उसके गले में डाला जाता है, स्टूल रखा जाता है, तो यानी कि उसकी लाश को, उस महिला की लाश को उस फंदे में लटकाया गया, मरी हुई महिला की लाश को फंदे में लटकाया गया, नीचे स्टूल था। देखिए नियम जो था, कानून जो था, उसका पालन वहाँ मरने वाले व्यक्ति पर भी अप्लाई किया जाता है कि उसकी सास को, क्योंकि उसने अपने पति की मर्डर किया था और उसकी सास जीवित थी, तो वहाँ उसकी सास मौजूद थी और उसकी सास को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया गया, यानी कि उसकी सास को उस स्टूल में पैर मारना था ताकि उसकी फांसी की पूरी प्रक्रिया हो सके और वो लटक जाए। अब देखिए उस सास, अब पता नहीं उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि एक डेड बॉडी है, मैं इसके साथ ऐसा करूं या ना करूं। तो वहाँ ईरान में इस तरीके से अमानवीयता दिखाई गई कि उसको डेड बॉडी को लटका दिया गया और उसकी सास को बुलाया गया और उस सास ने उस स्टूल में पैर मारा और वो मतलब जिसको पहले से ही डर से फांसी हो चुकी थी और जो जा चुकी थी इस दुनिया से, उसको फिर से फांसी दे दी गई। उसकी जो उसके मौत का कारण लिखा गया वो फांसी नहीं लिखी गई, वो मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा गया। तो ईरान में ये जो घटना हुई है ये बहुत ही अमानवीय घटना है। इस अमानवीय घटना ने सोशल मीडिया पर इस तरीके से हाहाकार मचा दिया कि फांसी सही है या फांसी गलत है, अपराधियों को फांसी के अंजाम तक और अपनी मौत को देखते रहना कि अब मुझे इतने तारीख को इतने बजे मेरी डेथ होगी, फांसी पर मुझको लटका दिया जाएगा। इस तरीके से उसको पल पल मरना फांसी से पहले, इस पर बहस जारी है। सोशल मीडिया पर मानवाधिकार के जो समर्थक हैं उन्होंने इस ईरान की घटना को बहुत गलत बताया और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने ये इस घटना से आज का वीडियो इसीलिए शुरू किया क्योंकि इंडिया में भी इस समय एक महिला यानी कि शबनम जिसका नाम है, उनकी फांसी पर बहुत चर्चा चल रही है कि ये पहली महिला हैं आज़ादी के बाद जिनको कि फांसी होनी है। तो ये फांसी वाला मैटर सामने आया है। मैं पहले बड़ा ही संक्षिप्त में अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा क्योंकि लोगों को ये तो पता है कि शबनम और सलीम इन दोनों ने एक हत्याकांड को अंजाम दिया, और परंतु वो घटना कौन सी थी, क्योंकि लोगों को मैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में ले जाऊंगा इस घटना के। अमरोहा एक ज़िला पड़ता है, वहाँ पर शबनम एक लड़की जो कि आप ताज्जुब करेंगे AA थी, इंग्लिश की शिक्षिका थी, टीचर थी, जो बच्चों को सही मनुष्य बनने का पाठ पढ़ाती थी। उसके परिवार में भी सब पढ़े लिखे थे, उनके पिता भी टीचर थे। तो वो पढ़ाते हुए उनकी जो अपना प्रेम का प्रसंग है वह सलीम नाम के एक व्यक्ति से हुआ। उनका प्रेम प्रसंग इतना बड़ा कि परिवार वालों को पता लगा। सलीम और शबनम की शादी के लिए परिवार वाले तैयार नहीं थे और विरोध में थे। सलीम और शबनम ने इसी विरोध को हत्या तक के अंजाम देने के लिए एक प्लानिंग बनाई, बड़ी ठोस प्लानिंग बनाई कि उसमें जहर ला करके शबनम को दिया गया सलीम के द्वारा, और
रात को चाय जब दी गई शबनम के द्वारा अपने परिवार के 7 सदस्यों को, जिसमें कि उनका एक 7 माह का एक नन्हा सा बच्चा भी था, मासूम भतीजा था, तो 7 को चाय दी गई, उसमें जहर मिलाया गया और उसके बाद वो 7 जैसे ही अपने सोने के लिए गए तब तक जहर ने असर किया और वो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। इतने पर भी देखिए प्यार कितना अंधा होता है कि इतने पर भी सलीम और शबनम की रूह नहीं कांपी और उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और एक ने कुल्हाड़ी ली और एक ने गर्दन को पकड़ा और कुल्हाड़ी को चलाते चले गए उन 7 परिवार के सदस्यों पर और 7 की जो गर्दन है वो धड़ से अलग कर दी गई और उसके बाद वहाँ से सलीम को निकाल दिया गया और शबनम एक कोने में बैठ करके रोने का, चिल्लाने का नाटक करने लगी। आसपास के पड़ोसी आए, उन्होंने जब देखा कि 7 लोगों के धड़ अलग है और सिर अलग है और शबनम रो रही है। कहानी बनाई गई शबनम के द्वारा कि कुछ लोग छत के उससे सहारे से आए थे चढ़ कर के और उन्होंने इनकी 7 की हत्या कर दी और वो चले गए। जब इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश की, देखा कि ऐसे कोई निशान नहीं है कि लोग चढ़े हों दीवार से घर में, और साथ ही साथ जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें ये खुल गया राज कि उनको पहले जहर दिया गया था काटने से पहले। ये भी सोचा कि आखिर कोई अगर लूटने आएगा या इस तरीके से मर्डर करने आएगा तो जहर देकर लेकर के ही क्यों आएगा। तो इससे बात खुली और शबनम को और सलीम को पकड़ लिया गया और वो मामला वहाँ से बढ़ते बढ़ते इस मुकाम तक आ चुका है कि आज शबनम के फांसी यानी कि डेथ वारंट का इंतज़ार किया जा रहा है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पे ले चलूँगा कि लोग ये सोच रहे हैं कि शबनम को फांसी होगी भी या नहीं होगी या कब तक होगी। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब निर्भया कांड हुआ था तो निर्भया कांड में 4 जो विक्टिम थे उनको फांसी की सज़ा मुकर्रर हुई थी, परंतु जब तक चारों ने अपने सभी विकल्प उपयोग नहीं कर लिए थे कानून के बचाव के, तब तक उनको अंतिम डेथ वारंट और उनको फांसी पे लटकाने का समय मुकर्रर नहीं हुआ था। लगातार फांसी टलती रही थी। तो सलीम और शबनम वाले केस में भी बिल्कुल सेम यही है कि शबनम ने लगभग अपने सभी जो बचाव के विकल्प हैं, दया याचिका इत्यादि, वो सभी पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रपति महोदय ने उसकी दया याचिका को खारिज भी कर दिया गया है और फिर से राज्यपाल के द्वारा और दया याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। अभी इस पर निर्णय होने बाकी है, यानी कि इसमें कुछ समय लगेगा, परंतु हमारे देश में कानून ये कहता है कि अगर किसी अपराध को एक से ज़्यादा लोग मिलकर के करते हैं तो उनको एक साथ में ही सज़ा होगी, और अगर वो सज़ा फांसी की है तो जब तक जितने उसमें मुल्जिम हैं जब तक वो पूरे अपने विकल्प नहीं कर लेते इस्तेमाल अपने बचाव के फांसी के, तब तक दोनों को फांसी नहीं दी जा सकती। तो इसमें से जो एक सलीम है उनके अभी कई विकल्प बकाया हैं, तकरीबन 3 विकल्प उनके पास अभी भी हैं। तो उन 3 विकल्पों को प्रोसेस करने में, भेजने में, उस पर निर्णय होने में मुझे लगता है कि अभी कम से कम 6 महीने से लेकर के 1 साल लग सकते हैं। और इस 6 महीने और 1 साल में जब तक वो अपने पूरे विकल्प नहीं कर लेंगे सलीम, तब तक इन दोनों को फांसी के जो अंतिम डेथ वारंट है वह जारी नहीं होगा और ना इनको फांसी पे लटकाया जा चुकेगा। अब ये तो राष्ट्रपति के ऊपर अपना स्वेच्छा है कि वह इनको फांसी की सज़ा को ही रखे या उसको आजीवन कारावास में तब्दील कर दे। ये तो आने वाला समय बताएगा। तो अभी शबनम की फांसी नहीं होनी है। आप ये और देख रहे होंगे कि अधिकतर मीडिया में शबनम की फांसी का ही जिक्र चल रहा है, जबकि उसके बराबर अपराध करने वाले सलीम की फांसी का जिक्र कहीं नहीं किया जा रहा है। सलीम की फांसी का जिक्र अब स्टार्ट होगा क्योंकि अब उनके ही विकल्प की बारी है अपने फांसी से बचने के लिए, जिस पर निर्धारित होगा कि शबनम को
और सलीम को एक साथ कब फांसी पर लटकाया जाएगा। मीडिया में इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि शबनम पहली महिला हैं जिनको के देश को आज़ाद होने के बाद फांसी दी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ हमने पता किया, कुछ रिसर्च किया, तो वहाँ एक और महिला निकल कर के आ रही हैं जिनको कि आज़ादी के बाद 1955 में दिल्ली में फांसी दी गई थी। तो आगे हम इस पर रिसर्च अपनी जारी रखेंगे और एक वीडियो इसके बारे में भी देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि शबनम दूसरी महिला हैं देश की आज़ादी के बाद जिनको फांसी दी जाएगी और पहली महिला कौन थी और उनका क्या जुर्म था, ये भी हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं एक महत्वपूर्ण आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए पॉइंट पर कि राष्ट्रपति के लिए दया याचिका भेजी जाती है। हमारे संविधान में यह नियम है कि राष्ट्रपति पर एक अंतिम अधिकार होता है कि वह जो दया याचिका भेजी गई है उसको या तो वो स्वीकार कर ले और उसको स्वीकार करके उस फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दे, या फिर वह उसको निरस्त कर दे और फांसी की आगे की प्रोसेस को उनको डेथ वारंट कोर्ट के द्वारा दे दिया जाए। तो अभी तक जो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो जो राष्ट्रपति हुए उनके पास कितनी दया याचिकाएं पहुंची और उन्होंने उस पर क्या क्या एक्शन लिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो राष्ट्रपति हमारे देश के हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 180 मर्सी प्लीज़ जो है वो रिजेक्ट कर दी थी। जस्ट वन, केवल एक उन्होंने स्वीकार की थी और आजीवन कारावास में तब्दील की थी, यानी कि बहुत सबसे ज़्यादा संख्या में मर्सी प्ली उन्होंने एक्सेप्ट की थी और रिजेक्ट केवल एक की थी। उसके बाद आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास जो है 57 मर्सी पिटीशंस आई थी और उन्होंने एक को भी माफ़ी नहीं दी थी और सभी को आगे फांसी के लिए प्रोसेस में लाने के लिए अपने आदेश दिए थे। अगले हुए थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है वो है क्या कहते हैं, उनके पास केवल ए सिंगल मैन, उन्होंने जो है 22 मर्सी जो प्लीज़ आई थी उनको एक्सेप्ट किया और वो एक सिंगल मैन थे जाकिर हुसैन जिनके पास इतनी तादाद में उन्होंने प्ली एक्सेप्ट की। उसके बाद आते हैं बीबी गिरी। बीबी गिरी जो है वो मर्सी पिटीशन उन्होंने जो 3 प्लीज उनके पास आई थी याचिकाएं वो उन्होंने एक्सेप्ट की थी और उन्होंने क्या कहते हैं एक भी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट नहीं की थी। उसके बाद आते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद और एन संजीव रेड्डी। ये जो है ये ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके पास कोई भी मर्सी पिटीशंस इनके कार्यकाल में नहीं आई। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने 30 जो दया याचिका थी उनको रिजेक्ट कर दिया था और 2 को अलाउ किया था आजीवन कारावास के लिए। इसके बाद आते हैं आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन जो है सबसे हाईएस्ट नंबर की मर्सी प्लीज़ उनके पास 45 आई थी, जिसमें से कि उन्होंने 5 पिटीशंस को ही स्वीकार किया था आजीवन कारावास के लिए, बाकी को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद एचडी शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जो आए वो उन्होंने 18 प्ली जो है रिजेक्ट कर दी थी जो उनके पास आई थी। इसके बाद के आर नारायण हुए राष्ट्रपति। उनके पास जितनी भी पिटीशंस आई वो सभी पेंडिंग रहीं, उन्होंने किसी पर एक्सेप्ट या रिजेक्शन की मोहर नहीं लगाई। उसके बाद हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने कि 2 प्लीज़ उनके सामने आई थी जिसमें कि उन्होंने रिजेक्ट की थी 1 और रिजेक्ट और स्वीकार कर ली थी 1, यानी 50-50 का उन्होंने रेशियो था। उसके बाद हमारे यहाँ महिला राष्ट्रपति हुई प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल के सामने 34 मर्सी पिटीशंस आई जिसमें से कि उन्होंने रिजेक्टेड 5, यानी कि उसमें से उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी 5। अब आते हैं हमारे जो पिछले राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी। उन्होंने 30 जो दया याचिकाएं आई उनको रिजेक्ट कर दिया था और केवल 4 को इन्होंने अलाउ किया था। जो इस समय हमारे राष्ट्रपति हैं उनके सामने अभी ये महत्वपूर्ण दया याचिका है सलीम की और शबनम की, जिसमें से
उसकी जो शबनम है उसकी दया याचिका राष्ट्रपति महोदय के द्वारा रिजेक्ट की जा चुकी है और अभी फिर दोबारा एक बार और भेजी गई है। इसके बाद सलीम के विकल्प स्टार्ट होंगे, उस पर देखते हैं कि राष्ट्रपति उस पर रिजेक्शन की या एक्सेप्टेंस की किसकी मोहर लगाएंगे। तो आगे आप देखते रहिए द न्यूज स्कैन को। हम प्रयास करेंगे कि सलीम और शबनम वाले मैटर के साथ साथ जुड़े हुई कई आपको और अन्य जानकारी दे सकेंगे। तो देखते रहिए द न्यूज स्कैन चमन शर्मा के साथ।